हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। नॉर्थ कोरिया ये वो देश है जो पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही और अजीबोगरीब कानून के लिए जाना जाता है और इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश उसे पसंद नहीं करते। मगर इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से राज हैं जो नॉर्थ कोरिया के अंदर छुपे हुए हैं। ये वो काले राज हैं जिन्हें लीक करने पर सीधे मौत की सज़ा है और आज ऐसे ही एक राज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये राज एक ऐसी स्मगलिंग से जुड़ा है जो नॉर्थ कोरिया ने चोरी छुपे की और इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2003 से, जब एक बहुत बड़ा शिप साउदर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ बढ़ रहा था और इस शिप का नाम था पोंगसू। इस शिप में कुछ लोग लगभग 150 किलो हेरोइन को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और हर पैकेट का वजन लगभग 25 किलो था। इसके कुछ ही देर बाद एक छोटी बोट पानी में उतारी गई जिसमें 2 लोग सवार होते हैं और इसमें पहले शख्स का नाम था टोंग वोंग और दूसरे का नाम सामने नहीं आया। इन दोनों लोगों का बस ये काम था कि वो इस बोट को समंदर के किनारे तक ले जाएं और ये हेरोइन सप्लायर तक पहुंचाकर वापस शिप पर आ जाएं। चूँकि इस वक्त समंदर में लहरें बहुत ज़्यादा थीं और वो थोड़े ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी उनकी बोट पलट गई और दोनों पानी के अंदर चले गए। इन दोनों में से एक शख्स का सर पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई, जबकि टोंग वोंग किसी तरह उसकी डेड बॉडी को लेकर किनारे तक पहुंच गया। बहरहाल उसने अपने साथी की डेड बॉडी को वहीं किनारे पर दफन किया और थोड़ी ही देर बाद ये हेरोइन के पैकेट्स भी तैरते हुए किनारे तक पहुंच गए। हालांकि ये 6 पैकेट्स थे, मगर एक पैकेट समंदर में कहीं गायब हो गया और 5 पैकेट्स ही किनारे तक पहुँच पाए। उधर किनारे पर खड़े सप्लायर अपने 2 बंदों के साथ इंतजार कर रहा था और 25 किलो के 5 पैकेट्स देखकर वो परेशान हो गए। गाड़ी में जगह कम होने की वजह से वो सभी पैकेट्स एक साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए 2 पैकेट्स उन्होंने गाड़ी में लोड किए और बाकी 3 पैकेट्स यानी 75 किलो हेरोइन उन्होंने वहीं रेत के नीचे गाड़ दिए ताकि वो इन पैकेट्स को बाद में आकर वापस निकाल सकें। महज थोड़ी ही देर बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल गए और टोंग वोंग वहीं अंधेरे में छुपकर बैठ गया क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शिप तक वापस कैसे जाएगा। उधर पोंगसू शिप में मौजूद बाकी लोग इस बात से बेखबर थे कि उनके साथियों के साथ क्या हुआ है और वो वापस लौटेंगे भी या नहीं। ये कहानी असल में स्मगलिंग से कई महीनों पहले और ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया से शुरू होती है। सन 2003 में नॉर्थ कोरिया पर कई देशों ने ट्रेड और ट्रैवल बैन लगा दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए और वहाँ के लोग भुखमरी और काम की कमी का शिकार होने लगे। इस परेशानी से निपटने के लिए नॉर्थ कोरिया रेजिम को पैसों की ज़रूरत थी और पैसे मतलब US डॉलर, और तब उन्होंने वो किया जो किसी भी देश के लिए नामुमकिन था। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े इलीगल बिजनेस में घुसा और ड्रग स्मगलर बन गया। 25 फरवरी 2003 की सुबह पोंगसू नाम का एक शिप नॉर्थ कोरिया के पोर्ट से रवाना होता है। ये शिप जापान में सन 1980 में बनाया गया, जो खास करके टिम्बर लाने ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, मगर अब ये शिप पुरानी होती जा रही थी। जगह जगह इसमें जंग लग चुका था और इसकी मशीनरी भी खस्ता हाल थी, मगर इसे कमर्शियली यूज़ करने के लिए मॉडिफाई कर दिया गया। इसके बेसमेंट को एक बड़े फ्यूल टैंक में बदल दिया गया ताकि शिप लंबी दूरी तय कर सके और ये शिप किसी भी पोर्ट में बिना घुसे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। इस शिप पर लगभग 30 क्रू मेंबर सवार हुए जिन्हें सोंगमा नाम का कैप्टन लीड कर रहा था, मगर ये कोई आम लोग नहीं थे। इस शिप पर चोंग डोंग सोंग भी सवार था, जो कोरियन वर्कर पार्टी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, और वो शिप पर इसीलिए सवार हुआ ताकि शिप पर मौजूद कोई भी शख्स भाग न सके और वो सभी स्मगलिंग को बखूबी अंजाम दे सकें। शिप के हर केबिन में किम जोंग इल और किम इंग सल की फ़ोटो लगी हुई थी और हर मेंबर के सीने पर एक बैच लगा था जिसमें कोरियन लीडर्स की फ़ोटो थी। अब वो सच में नॉर्थ कोरिया के लिए वफादार थे या उन्हें इस वफादारी के लिए मजबूर किया गया, ये कहना मुश्किल था। बहरहाल नॉर्थ कोरिया से निकलने के बाद सबसे पहले शिप चाइनीज़ पोर्ट पर रुकी, जहाँ उसने 5000 टन फेल्ड्स्पार लोड किया जो क्रॉकरी बनाने में इस्तेमाल होता है। ये फेल्ड्स्पार मिनरल सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए लोड किया गया ताकि किसी को ये ना पता चले कि इस शिप पर हो क्या रहा है। लोड होने के बाद ये शिप अपने असली मकसद के लिए नॉर्थ कोरिया से थोड़ी दूर पर जामेडो आइलैंड पहुंचता है। यहाँ से शिप पर 2 और लोग सवार हुए, जिसमें एक था टोंग वोंग और दूसरे का नाम सामने नहीं आया, और साथ ही साथ 150 किलो हेरोइन भी शिप पर लोड कर दिया गया। इसके बाद ये शिप जकार्ता और सिंगापुर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल गया और ये एक सुनसान और बेहतरीन रूट था। मैप पर तो उनका टारगेट मेलबर्न जाना था, मगर असलियत में वो एक सुनसान बीच की तरफ बढ़ रहे थे। शिप अपना सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान 3 लोग बैंकॉक से ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं।
इन तीनों के नाम याओ किम लैम, किम फतांग और वी क्वेट टैन थे और ये तीनों ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स थे जिनके कनेक्शंस मकाऊ, हांगकांग और थाईलैंड तक फैले हुए थे। ये वही तीन लोग थे जो समंदर किनारे खड़े होकर हेरोइन का इंतज़ार करने वाले थे और नॉर्थ कोरियन से हेरोइन लेकर पूरे अमेरिका में सप्लाई करने वाले थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन तीनों को मालूम ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस उन पर पहले से ही नज़र रख रही है ताकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। ये किसी खबरी की टिप की वजह से हुआ था जो शायद इस ऑपरेशन में शामिल लोगों के बीच से ही था। शायद किसी ने फैसला कर लिया था कि वो धोखा देकर इस पूरे ऑपरेशन को चौपट कर देगा और इसीलिए ये तीनों जब भी अपने होटल से निकलकर कहीं बाहर आते जाते पुलिस खामोशी से उनका पीछा करने लगती। यहाँ तक कि अब उनके फ़ोन्स भी टैप हो रहे थे और अब अगर वो तीनों कोड वर्ड्स में भी बात करते तो पुलिस उनकी सारी बातें सुन लेती। इस ऑपरेशन का नाम सॉर्बे ऑपरेशन रखा गया जिसमें सर्विलेंस टीम उनके एक एक मूव को ट्रैक कर रही थी। 15 अप्रैल 2003 की शाम को मौसम अचानक ख़राब हो गया जिसकी वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और ये लहरें इतनी ऊंची थीं जिसमें बड़ी से बड़ी शिप समा जाए। शिप के मेंबर्स जल्दी जल्दी 150 किलो हेरोइन को डिवाइड करके 25 किलो के पैकेट्स बनाने लगे और लगभग 6 पैकेट्स तैयार हो गए। इसके बाद एक छोटी बोट पानी में उतारी गई जिसमें 6 पैकेट्स लोड किए गए और इसमें टोंग वोंग और दूसरा अनआइडेंटिफाइड शख्स बैठा था। क्योंकि अब समंदर का किनारा करीब था इसीलिए इन दोनों को बोट में बैठकर ये हेरोइन किनारे तक पहुंचाना था, मगर तभी वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अचानक उनकी बोट से फ्यूल लीक होने लगा और तेज़ लहरों की वजह से बोट कंट्रोल से बाहर हो गई। देखते ही देखते ये बोट पलट गई और दोनों पानी में डूब गए जिसमें टोंग के साथी का सर पर चोट लगी और वो मौके पर ही मर गया। उसके लंग्स में पानी भरने की वजह से वो सांस नहीं ले पाया और ये कितना अजीब था कि एक शख्स ड्रग्स डिलीवर करते हुए मारा गया उस तानाशाह के लिए जो नॉर्थ कोरिया में बैठा राज कर रहा था। किसी तरह टोंग अपने साथी की डेड बॉडी लेकर किनारे पर पहुंचा और फिर उसे दफना दिया और तब तक 5 पैकेट्स भी तैरते हुए किनारे तक पहुंच गए। 25 किलो का एक पैकेट लहरों में कहीं गायब हो गया और ये छोटी सी बोट भी पानी में कहीं पूरी तरह डूब गई। किनारे पर वही 3 लोग खड़े हेरोइन का इंतजार कर रहे थे जिन पर पुलिस नज़र रखी हुई थी और ये 5 पैकेट्स देखकर वो परेशान हो गए। चूँकि पैकेट्स काफ़ी बड़े थे इसीलिए उन्होंने महज 2 पैकेट्स गाड़ी में लोड किए और बाकी पैकेट्स यानी 75 किलो हेरोइन वहीं रेत में गाड़ दिए ताकि वापस आकर वो उन्हें निकाल सकें। अब वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठे और टोंग वोंग को वहीं अकेला छोड़कर चले गए और टोंग वोंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी शिप तक कैसे वापस जाएगा क्योंकि उसकी बोट पहले ही डूब चुकी थी। उधर शिप पर मौजूद बाकी मेंबर्स इस बात से अनजान कि उनके साथियों के साथ क्या हुआ है और वो बस उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। 16 अप्रैल 2003 की सुबह ऑस्ट्रेलियन पुलिस उस होटल रूम के दरवाजे पर दस्तक देती है जहां ये तीनों रुके हुए थे। इस होटल रूम में याओ किम लैम और क्याम फतांग मौजूद थे और नीचे खड़ी उनकी कार की डिग्गी में 50 किलो प्योर हेरोइन रखा हुआ था। पुलिस ने फौरन इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही देर बाद उनके तीसरे साथी विल क्वेट टैन को भी पास के एक मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि समंदर किनारे एक बॉडी दफन है जो टोंग के साथी की थी और ये पुलिस के लिए चौंकाने वाला खुलासा था। अब पुलिस इस बॉडी को निकालने के साथ साथ आसपास की छानबीन शुरू करती है जहां उन्हें टूटी फूटी बोट मिली और साथ ही साथ टोंग भी उनके हाथ लग गया जो एक पत्थर के पीछे छुपा कांप रहा था। इसी के साथ साथ उन्हें एक GPS डिवाइस भी मिला जिसमें छुपाए हुए 3 पैकेट्स के कोऑर्डिनेट्स थे और आखिरकार पुलिस ने 75 किलो छुपा हुआ हेरोइन भी निकाला।